हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। तो दिवाली के ब्रेक के बाद हमारा क्यूबिट दोबारा से स्टार्ट हो गया और ऑलरेडी अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग 5 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने डेली 50 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे और इनके 5 पेपर सब्जेक्ट वाइज हो चुके और एक रिवीजन पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब जिन लोगों ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी उन लोगों ने 6 टेस्ट लगा लिए और आप सोचो हर वीक में वो 450 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो आज हमारा ये डे 57 का वीडियो एक्सप्लेनेशन है। आज से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। ओके, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज आप लोगों को दिए गए थे और उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, है ना। तो पहला क्वेश्चन था, वैसे और भी जो चीजें होंगी वो सारी हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि कैसे अभी अगर आप लोग किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अगर डेली टेस्ट लगाने हैं, लाइब्रेरी में आना है, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं टेलीग्राम पे, या फिर आप ऑफिस आके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। चलो देखते हैं भाई। आई होप कि ये सबने अटेम्प्ट किया होगा, जिन लोगों ने मंथन प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, संकल्प ज्वाइन कर रखा है, मंथन 2.0 में है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ना। मैच लिस्ट 1 with list 2 and identify the correct answer from the code given below। ओके भाई, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के नाम दे रखे हैं और उनकी क्या पोजीशन थी और किस पद पे थे। ये चीजें दे रखी हैं, ये आपको नाम मैच करवाने हैं। नीचे पूरा आप देखोगे एक्सप्लेनेशन में या फिर ऑप्शंस में देखोगे प्रॉपर दे रखा कि कौन सा किसके साथ मैच है। अब यहां पे मैं आप लोगों को, ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बताऊंगा ही, इन क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा, बट मैं आपको थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें भी साथ साथ बताता चला जाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको स्किप नहीं करके जाओगे। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग अपने फैक्ट सीरीज में कवर करेंगे। ओके, तो फैक्ट सीरीज में प्रॉपर आपको पीडीएफ दी जाएगी जो कि फ्री है, प्लस में आप लोगों को एक छोटा वीडियो 4 मिनट का, 5 मिनट का, वो टॉपिक वाइज देख लेंगे कि कितने मिनट का है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक वीडियो में कवर कर दिया, तो वहां पे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके जो मेंबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो मेंबर्स किस चीज से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, वो किस पद पे है। जैसे एचवीआर अय्यर के अगर बारे में बात करें तो कौन थे, वो सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। आप मैच करोगे तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। ओके, अगर हम सर BN राव की बात करते हैं तो वो कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ओके, तो बी आप किससे मैच करोगे, फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर लोगे यहाँ पे। अच्छा, मैच करते टाइम भी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग SN मुखर्जी की बात करते हैं, अगर SN मुखर्जी की बात करें तो वो हमारे कौन थे, वो चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लॉयर थे एंड ही वाज ए रिनाउंड लॉयर एट दैट टाइम, और उन्होंने बहुत हेल्प की थी, क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्राफ्ट करने के लिए। ओके, प्रेम सहरी नारायण रायजादा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कौन थे, कैलीग्राफर ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो कैलीग्राफी आप लोगों ने देखी होगी ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कैलीग्राफी कर रखी है वो किन्होंने की थी, प्रेम सहरी नारायण रायजादा। तो इस तरीके से जो आप मैच करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आता है वो 4th आंसर निकल के आता है। ओके, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पे। अब एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, किस तरीके से हम लोग आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखो, आपको ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये नाम याद कर लो, तो हम आप लोगों को ये नाम अपने सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है आपके ग्रुप्स में, स्पेसिफिक ग्रुप्स में। इवन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है उन लोगों के लिए भी क्या है कि आप लोगों को ये यूट्यूब वीडियो फ्री मिल रहा है। ओके, ऑल्दो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपनी फैक्ट सीरीज में भी कवर करेंगे, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत में ये फैक्ट्स आपको एज इट इज मिलेंगे, तो ये आपको याद होने चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल क्या था, एलिफेंट था, तो आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो BN राव थे। ये सारे नाम आपको याद करने हैं, तो एक एक नाम कौन सा किस चीज से जुड़ा है, कि कैलीग्राफर कौन थे, उनका नाम क्या था। अगर हम लोग बात करें कि सेक्रेटरी कौन थे, तो HVR अय्यर। तो इस तरीके से ये जो 8 नाम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी क्यों, क्योंकि हमको ये पूरा डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमें ये वीडियो क्या है 40 to 45 मिनट्स में कवर करना है।
सारे क्वेश्चंस को, 35 क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। ओके, इसमें भी सिंपल है भाई, सब मैच करना था, सब कमिटीज दे दी। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप देखोगे तो उसमें हमारी मेजर कमिटीज थी और माइनर कमिटीज। मेजर कमिटीज कितनी थी? 8 थी, और माइनर कमिटीज कितनी थी? 13 थी। मेजर कम्युनिटीज से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखें तो मेजर कम्युनिटीज से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, कमिटीज से क्वेश्चन, सॉरी। तो आपको ये तो याद होनी ही चाहिए, 8 जो मेजर कमेटी रही हैं वो आपको याद होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सब कमिटीज भी थी, जो माइनर कमिटीज जो बोली जाती हैं वो 13 थी, उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए, और उनके चेयरपर्सन कौन थे वो चीजें आपको देख लेनी है। आप एक बार या 2 बार इसको देख लोगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। जैसे हाउस कमेटी के अगर चेयरमैन की बात करें तो वो कौन थे? पट्टा भैया सीतारामैया था। ओके, हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पट्टा भैया सीतारामन। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अपना, इसमें सेकंड से मैच कर दोगे। लिंग्विस्टिक प्रोविजंस प्रोविंसेस कमीशन की अगर हम लोग बात करें, ओके, ये जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जो बनाया गया था किस लिए? जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स से रिलेटेड बनाया, तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? एस के धर। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि एस के धर कमीशन जो हो वो किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। ओके, तो ये आपको नाम पता चल जाएगा। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की अगर बात करें, आप कमेंट करो कि कौन सा इसका मैच होगा, आप बताओ यहां पे। तो आप ये देखोगे कौन है? के एम मुंशी। और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन की बात करें तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से जब आप मैच करोगे तो ए को मैच करोगे आप सेकंड से, ओके, ए को मैच करोगे सेकंड से, बी को मैच करोगे आप लिंग्विस्टिक वाले को 1 से, ओके, और सी को यहां पे मैच करोगे वो 4th से मैच करोगे, और डी को यहां पे मैच हो जाएगा आपका 3rd वाले से, तो आपका सेकंड ऑप्शन मिल जाता है यहां पे। ओके, इस तरीके से देखो, जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना तो हमें चीजें याद होती है, तो आपको ये नाम याद होनी। इसके अलावा जो 9 कमेटी और है, सब कमेटी, वो आपको पता होनी चाहिए, वो हम लोगों ने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर भी रखी है। तो वो सारी चीजें आपको देख लेनी है कि कौन कौन सी कमेटीज थी। जैसे एडॉक कमेटी की बात करें, वो कौन थे? वर्धाचार्य, उनके एस वर्धाचार्य उनके चेयरपर्सन थे। ठीक है, अगर हम लोग एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट पे अगर बात करें तो वो उसके भी एस वर्धाचार्य थे। तो ये जो नाम है ये आपको याद होने चाहिए। 13 कमेटी एक बार आप पढ़ लोगे तो कौन सा किस चीज से रिलेटेड था, तो वो चीजें इजीली आप लोग कर लोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 3rd क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि डे 57 था, उसका जो सब टॉपिक था उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, तो मोस्टली अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही हम लोगों ने कवर किया। वी ट्राइड कि सारी चीजें कवर हो जाएं, है ना, कुछ छूटे नहीं, ताकि चीजें क्या है आपको रिवीजन करते टाइम भी आसानी हो जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से या क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें रिवाइज होती हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1945। ओके, तो यहां पे आपके पास एक फैक्ट आ जाता है कि जो कैबिनेट मिशन था वो 1945 में आया। क्या ये सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट? अगर आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या फिर पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि किस तरीके से पहले क्रिस्प मिशन आया, अगस्त ऑफर आया, कैबिनेट मिशन आया, किसको रिजेक्ट किया, किसकी रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट हुई, वेवल प्लान आया, वेवल प्लान में शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीजें डिस्कस की गई। तो जब आप इसका आपको क्या क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पहले आई, कब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करेंगे। ओके, तो कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो कब आया था? 1946 में, मार्च में आया था ये। ओके, कब आया था? 1946 में, मार्च में। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ओके, फिर अगर बात करें सीट्स डिवाइडेड अमंग मुस्लिम्स, सिख्स एंड हिंदूज, आपको लगता है कि मतलब यहां पे हिंदूज वर्ड होना चाहिए या जनरल कैटेगरी वहां पे लिखा हुआ था? ओके, मुस्लिम्स एंड सिख्स था, ठीक है, लेकिन जो 3rd कैटेगरी या 3 चीजों में जब डिवाइड किया गया था तो वहां पे हिंदूज की जगह जनरल कैटेगरी लिखा गया था, और जनरल कैटेगरी में इन मुस्लिम्स और सिख्स के अलावा जो लोग थे वो सारे इंक्लूड कर लिए गए थे। ओके, तो यहां पे भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हाँ, यहां पे आप ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ लें। ऑप्शंस में जैसे ऑप्शन 1 में लिखा हुआ नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट,
तो ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप जब तैयारी कर रहे होते हो तो सीधा ही होता है कि ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, नाइदर 1, तो आप चौथे ऑप्शन पे आपको ये मिलता है। लेकिन ऑप्शन कई बार क्या होता है कि इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो तीनों आपने देख लिया, मतलब तीसरे क्वेश्चन का आपने देख लिया, दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है, तो आपको पता चलेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको जब आप प्रिपेयर करोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कब अगस्त ऑफर आया, कब क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के 3 मेंबर कौन कौन से, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, वो किस डेट पे आए थे वो भी आपको कमेंट सेक्शन में इवन आप बता भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। चलो, तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। ये हम लोग अपना जो डिटेल्ड पीडीएफ सॉल्यूशन होता है उसमें आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, आपको बताना था कि इनकरेक्टली मैच है। अब इनकरेक्टली मैच में हमें क्या गया, जो मेजर कमिटीज हैं वो दी गई हैं और मेजर कमिटीज के चेयरमैन के नाम दिए गए हैं कि चेयरपर्सन कौन था। तो यूनियन पावर कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्टेट्स कमेटी, स्टेट कमेटी में कंफ्यूजन होता है। स्टेट कमेटी के स्टेट्स का जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे माइंड में सीधे सरदार पटेल का नाम आता है। स्टेट्स, ठीक है, उनका विलय कराने में सरदार पटेल का बहुत रोल था, लेकिन जो स्टेट की जो कमेटी थी उसको चेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। स्टीयरिंग कमेटी की अगर बात करें तो उसके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो मेजर कमेटीज कितनी बनी थी, 8 बनी थी। उन 8 के 8 को आप लोग याद करोगे, उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन किस किस को चेयर कर रहे थे और कौन कौन सी कमेटीज बनी थी। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया, आगे देख लेते हैं। चलो, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट मैच। अच्छा हाँ, ऑप्शंस क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये जरूर देख लेना है, इनकरेक्ट लिखा है करेक्ट लिखा है। ओके भाई, इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ फंक्शंस भी किए थे, मतलब कुछ काम कार्य भी किए थे, तो वो कौन कौन से कार्य किए थे वो आपको पता होना। जैसे इन्होंने क्या किया था कि रेटिफाई किया था हमारी मेंबरशिप को। ओके, तो उनकी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था। अब आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग जो है वो अडॉप्ट किए थे, वो एक ही दिन अडॉप्ट किए गए थे। तो यहाँ पे जो आप इन ऑप्शंस में जो डेट देखोगे कि नेशनल सॉन्ग जो है वो 22 जुलाई 1947 को नहीं, वो 24 जनवरी 1950 को, मतलब आजादी के बाद ही इस चीज को अडॉप्ट किया था। नेशनल सॉन्ग वाले दिन ही क्या हुआ था, सॉरी नेशनल एंथम वाले दिन ही नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था। तो ये जो डे है हमारा ये सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अडॉप्ट, नेशनल फ्लैग की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट किनको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो भी कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो ये जो डेट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शंस भी हमारे लिए क्या करेगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से मैच करा ले कि इधर आपको ये दे दे कि कौन सा फंक्शन किया गया था और इस साइड क्या कर देगा, आपको डेट दे देगा, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। या फिर ए वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई नेशनल फ्लैग जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, वो डेट नीचे 4 डेट अलग लिख दी गई होंगी, एक में 22 जुलाई लिखी होगी, एक में 22 जनवरी लिखी होगी। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। Which of the following statement is are correct regarding objective resolutions? आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस भी पढ़े होंगे, किनके द्वारा लाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए गए थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो वो फंडामेंटल सेट करते हैं, वो फिलोसफी सेट करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो आज जो हम प्रियम्बल देखते हैं वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उस टाइम पे अडॉप्ट किए गए थे वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ओके, तो अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन डिफाइंड द एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें थी, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या एम होंगे, कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को बनाना है, तो वो सारी चीजें वहां पे डिफाइन की गई थी। ओके, इट वाज मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड यूनिवर्सली बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1945। तो यहाँ पे ये जो 1945 वाली जो डेट है ये क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ये 1945 में नहीं था, ये 1946 में था। कब था, 1946 में। क्योंकि ना आरएस के एग्जाम में आप देखोगे तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें ईयर्स या क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये डेट गलत हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, अपना सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इट फॉर्म्स द प्रेजेंट डे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही
हमारे प्रियम्बल में आज रिफ्लेक्ट होते हैं कि किस तरीके की सोसाइटी हम लोगों को डेवलप करनी है, इंडिया को कैसा कंट्री बनना है। तो वो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उस टाइम पे डिस्कस की गई थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था? हमारा 13 दिसंबर 1946 को। तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे डेट हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या क्या फंक्शन थे, वहां पे डेट मेंशन की गई थी, सेम ऐसे ही डेट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से हम लोगों ने सोर्सेज गेन किए हैं, भाई कौन कौन सी फीचर है, किन किन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। तो वो सारी चीजें भी उन पे भी बेस पे आप कई जगह देखोगे, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है कि पर्टिकुलर, जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर हम लोगों को कहां से मिला, तो आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहां से हम लोगों ने ये चीज अडॉप्ट की थी। आप कैबिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हम लोग कहां से लेके आते हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आते हैं। तो आप यहां पे मैच कर दोगे। ओके, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो कहां से लिए गए थे? यूएसए से लिए गए। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात करें तो वो कहां से है? वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। तो इस तरीके से आप मैच कर लोगे इसका आंसर। जैसे एक ऑप्शन क्या कहां पे मैच करेगा? 4 में ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, तो ये दो तो कट जाएंगे अपना। इसमें देख लेते हैं बी, कैबिनेट सिस्टम हम लोगों का कहां से आया? हमारा कैबिनेट सिस्टम आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर लिया आपने, आपका पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस अब आपके लिए सोर्सेज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से सोर्सेज, मतलब कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी फीचर्स जो है वो हमने कहां से लिए। जैसे डीपीएसपी कहां से लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए, ओके, जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने आंसर्स में दे रखी हैं, आप आराम से इसको पढ़ भी सकते हो। शेड्यूल्स, अगेन शेड्यूल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल से क्या होता है कि कौन से शेड्यूल में कौन से प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं, कौन से आर्टिकल उस चीज से रिलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि भाई आपको इस साइड शेड्यूल दे दिया और इस साइड इसके फीचर्स या प्रोविजंस दे दिए कि इस शेड्यूल से रिलेटेड ये चीज है। तो पहला जो शेड्यूल है वो हमारा नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड शेड्यूल की बात करें सैलरी एंड अलाउंसेस, ये भी सही है हमारा। फोर्थ शेड्यूल यहां पे दे रखा है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 6 शेड्यूल है ना, आपको याद होनी चाहिए। ये सारे के सारे शेड्यूल याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में आपको पता है कि हमारे नेम की बात होती है, नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करता है। थर्ड शेड्यूल में आप देखोगे तो ओथ्स एंड एमुलमेंट्स की बात करता है वहां पे। अगर हम लोग फोर्थ में देखते हैं तो राज्यसभा की सीट्स के बारे में। फिफ्थ में हम लोग देखते हैं तो ट्राइबल एरियाज की बात होती है। सिक्स में देखें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये जो आपका क्या बोलते हैं मिजोरम, ये 4 स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज की बात होती है। सिक्स की अगर बात करते हैं तो सिक्स हो गया। सेवंथ में हम देखते हैं तो डिवीजन ऑफ पावर है, लिस्ट, सारी लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ओके, एट्थ में हम लोग जाके देखते हैं तो हमारी लैंग्वेजेस कि पहले 14 लैंग्वेज थी, अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं। नाइन्थ में हम लोग देखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, ओके, तो उससे रिलेटेड था। अब 10th में देखते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ है। 11th में हम देखते हैं तो पंचायती राज, ठीक है। और अगर हम 12th शेड्यूल में हम लोग देखते हैं तो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो इस तरीके से सारे के सारे शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए। और इसमें जो प्रोविजंस है बेसिकली कि जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में है, ऐसे भी आपसे पूछ लेगा, या पंचायती राज किस शेड्यूल से रिलेटेड है, तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। Which of the following features of the parliamentary form of government in India? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको पता भी है या नहीं पता है कि पार्लियामेंट्री बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज अडॉप्ट कर ली, बट यहाँ पे किस तरीके से रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या रियल हेड, नॉमिनल हेड, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ओके, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेटिव के, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली होती क्या है। यहां पे पहला स्टेटमेंट है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ओके, ठीक है, हमें नहीं पता, एक बार देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ठीक बात है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को अपने एक्शन से। पीरियोडिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि पीरियोडिक टाइम, मतलब पर्टिकुलर एक टाइम के बाद क्या होते हैं पार्लियामेंट या लोकसभा यहाँ पे डिसोल्व होती है। ओके भाई,
पहले भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे नहीं है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है वहां पे। लेकिन सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, क्या इंडिया में पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है? नहीं, इंडिया में पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है यहाँ पे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग प्रियम्बल में ये बात लिखते हैं, ओके। तो वहां से डिफाइन होता है कि पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन जब आप काट दोगे तो आपका सेकंड ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से देखोगे, आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या क्या फीचर्स हैं। इसके साथ आपको ना कंपैरिजन भी पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल की क्या है, ओके। जैसे यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, ओके। ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री है। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको फेडरल की फीचर्स पता होनी चाहिए, आपको यूनिटरी की फीचर्स पता होनी चाहिए कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कहीं पे फेडरलिज्म है तो उनकी क्या फीचर्स होंगी, कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा नहीं होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगी नहीं होगी, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी होगा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों भाई, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड? स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक बात है। फिलोसॉफिकल पार्ट अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सर्कल कर लिया करो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगे ना कि हाँ यार ये वाला वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, मेरे को देखना है इस पर। अब आपको इस फिलोसॉफिकल पार्ट अगर दिमाग में आ गया तो आपको पता होना चाहिए जो फिलोसॉफिकल पार्ट है वो क्या होता है, डीपीएसपीज और प्लस में फंडामेंटल राइट्स। और अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हम लोगों ने कहां से लिए हैं, यूएस से। और अगर डीपीएसपी की बात करें तो कहां से लिया है हम लोगों ने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरे स्टेट और स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा कहां से आता है, वो हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ओके। तो ये और पॉलिटिकल पार्ट जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम वो कहां से लेते हैं हम लोग, ब्रिटिश सिस्टम से लेते हैं, ओके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ओनली वन इज करेक्ट हो जाता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेना। अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, ओके। आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होगे या इवन आरबीएससी की बुक पढ़ोगे या एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे ना बहुत सारी सेइंग्स आपको दिखेंगी। मतलब किसी ने किसी चीज के बारे में ये चीज बोली है तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्टिकुलर जो चीज है वो किसने बोली है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैच करवा देते हैं आपको, क्या उनकी सेइंग दे देगा और सामने मैच करा देगा ये पर्टिकुलर बात जो है किसी इस पर्सन ने बोली है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे फेडरल इन फॉर्म, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये बात किसने बोली, केसी वरे ने, ओके। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म को फॉलो करता है, वो किसने बोला, मॉरिस जोन्स को बोला, मॉरिस जोन्स ने बोला। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो किसने बोला, ग्रैनविले ऑस्टिन ने बोला, ओके। तो अगर हम लोग तीनों स्टेटमेंट देखें तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओके। तो तीनों बिल्कुल सही मैच है। तो ये सेइंग्स आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगी, आपको इवन आरबीएससी की किताबें मिल जाएंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप देखोगे सॉल्यूशन में हम लोगों ने दे भी रखा है, तो ये सारे पता होने चाहिए आपको किसने क्या क्या। जैसे फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, अगर ये बात अगर आपसे दे दी जाए कि इट इज सेड बाय, किसके द्वारा कही गई थी, तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा ये बात बोली गई थी, ओके, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उस एक्ट के तहत क्या चीज हुई कि भाई 100वें नंबर पे क्या हुआ, 101 में क्या हुआ, 102 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, 105, 6 में क्या हुआ। ये आप जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या लगता है सही स्टेटमेंट है? नहीं, अमेंडमेंट बिल जो होते हैं आपके वो दोनों हाउसेज में किसी में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इट कैन बी प्रपोज बाय मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। हाँ ठीक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तो आप ऑप्शन देखो तो सेकंड मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है तो ये इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ओके। तो अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, ओके। कि
किस तरीके से बिल जो है इनिशिएट होता है, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए नहीं चाहिए, किस किस तरीके से पास किया जा सकता है, भाई स्पेशल मेजोरिटी है या सिंपल मेजोरिटी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन, भाई राज्यसभा की इक्वल पावर होती हैं लोकसभा किस चीज़ में, आप ऑप्शन देखोगे अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ठीक बात है, राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा रिमूव किया जाता है, तो ये किसमें, ये लोकसभा में ही होता है। ओके, अगर द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने की जो पावर है वो किसके पास है, राज्यसभा के पास है, ये बात भी आपको। मेकिंग कट मोशंस, यहाँ पे भी राज्यसभा की पावर इक्वल नहीं है लोकसभा से, तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये इवन पार्लियामेंट वाले जो सेक्शन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये सारी चीजें देखेंगे। ओके, वही जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और उसमें कौन कौन से प्रोविजंस थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ऐड की गई थी। ओके, चलो आगे आ जाओ, तो आप देखोगे कि हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर फर्स्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। The power and procedure of parliament to amend the constitution is laid down in which article? ये आर्टिकल सबको बेसिकली याद होता है, इवन केशव नंदा भारती केस से रिलेटेड आर्टिकल 368। ओके, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाता है। कई बार क्या होता है कि सीधा इस तरीके से भी क्वेश्चन सिंपली पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल से क्या चेंजेस किए जाते हैं, तो आपको आर्टिकल दे दिए जाएंगे, बट इसके ऑप्शंस में जो आर्टिकल है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 356 किस चीज से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। अगर आर्टिकल 312 की अगर हम लोग बात करें तो किससे रिलेटेड है, ऑल इंडिया सर्विसेज से, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड भी है। और अगर हम लोग आर्टिकल 342 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है कि शेड्यूल ट्राइब किस तरीके से डिफाइन की जाएंगी या किस तरीके से असाइन की जाएंगी स्टेट्स को और जो यूनियन टेरिटरीज है। तो आप यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल न्यूज में भी रहे हैं, तो आपको ये पता रहनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ठीक है, मैच करना था हमने कौन सा सोर्स या कौन से जो आइडियाज हैं वो कहां से लिए थे, आपको कंट्रीज के नाम सामने दिए हुए हैं, आपको मैच करना था। तो आप देखोगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हम लोगों ने कहां से लिया, ब्रिटिश से लिया। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स हम लोगों ने कहां से लिया, कनाडा से लिया। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो ये भी इसका डायरेक्ट सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे आयरलैंड से हम लोगों ने लिए थे। तो इस तरीके से मैच करके आप इस आंसर को कर सकते थे। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एक टेबल दे रखा है, यहाँ से इवन आरबीएसई बुक में भी दे रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, आप एक बार जरूर देख लेना इसको। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कन्फाइंड ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट एक्सटेंडेड टू फॉरेनर्स। सही बात है बिल्कुल, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारे किसके लिए हैं, वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है, वो फॉरेनर्स पे लागू नहीं होती है। फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए होते हैं। 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, वो आगे देखेंगे अभी। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एंड नॉट द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है यहाँ पे। भाई फंडामेंटल ड्यूटीज में सिटीजन की ड्यूटीज तो डिफाइन कर दी, ठीक है, लेकिन क्या कहीं पे स्टेट्स की ड्यूटीज भी दी गई है कि स्टेट को किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से एक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद आ जाना चाहिए, डीपीएसपीज। ओके, डीपीएसपीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने पढ़ा होगा ना, इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो वो डीपीएसपीज क्या है, वो ड्यूटीज हैं स्टेट की जो स्टेट को इंप्लीमेंट करनी है। जैसे वेलफेयर ऑफ स्टेट बनाना है तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, वो सारी डीपीएसपीज में डिफाइन की गई है। ओके, तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। आगे आ जाते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि कई बार क्या होता है कि सेइंग
कि किसी ने कोई बात बोली हो, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हाँ ये बात किस चीज़ से रिलेटेड है, किसने बोली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दी कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ग्रैनविल ऑस्टिन। तो कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था, लेकिन वो किन दो चीज़ों को बोला था कि ये जो है वो अंतरात्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी, तो वो कौन कौन से हमारे डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स। तो 1 और 2 आपका हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्लियामेंट नहीं है, तो बाकी चीज़ें कट जाएंगी आपकी, और आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि भाई कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो किसने बोला, तो ग्रैनविल ऑस्टिन आपके माइंड में नाम आना चाहिए। दूसरा, कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो आगे आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत सारी स्टेटमेंट इसमें जानबूझ के इनकरेक्ट डाली गई, क्वेश्चंस इनकरेक्ट वाले दिए गए थे, ताकि आप पढ़ते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखो कि हाँ इनकरेक्ट चूज करना है या करेक्ट चूज करना है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, हमें ये बात पता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत उसमें ऐड की गई थी। ओके, पहले सारी की सारी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एक साथ ऐड नहीं गई थी, 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो बाद में ऐड की गई थी। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ठीक बात, अभी हम लोगों ने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन टू ओनली सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। सही बात है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट था। ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। नहीं, जो हमारी 11th जो जिससे राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, ओके, तो वो जो अमेंडमेंट था वो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 2002 में आया था, उससे वो हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी। तो हमारे यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो वो सारी की सारी एक साथ ऐड नहीं की गई थी। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि जो 86 अमेंडमेंट एक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी आपको याद आ जानी चाहिए यहाँ पे। The provision which says to renounce practices derogatory to the dignity of women, कि भाई ये जो बात लिखी गई है ये कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दी गई है कि हमें क्या करना है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू दी डिग्निटी ऑफ विमेन। ऐसी चीज़ों का खंडन करना है या उनको हमें डाउन करना है जो डेरोगेटरी हैं वुमेन्स। तो ये हमारी किस में दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन की गई है। आप जो फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में जाके देखोगे तो ये साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है। इवन 11 फंडामेंटल ड्यूटी आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी में क्या फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन की गई है। कई बार वहाँ पे भी मैच करा लेता आपसे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेम्बल। ओके, प्रेम्बल भी इंपॉर्टेंट है, प्रेम्बल से भी हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, कि कौन सा वर्ड कब ऐड किया गया, कौन से 3 वर्ड थे, उनका सीक्वेंस क्या था। ओके, तो वो उसका इवोल्यूशन क्या था, कौन कौन से केसेस उससे मतलब यही क्वेश्चन है ना यहाँ पे, जैसे कि कौन कौन से केसेस हैं जो रिलेट करते हैं प्रेम्बल से रिलेटेड वाली चीज। अब बेरुबरी केस में बात बोली गई कि प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये बात बोली, और ये बिल्कुल सही था। बेरुबरी केस में ऐसा ही बोला गया था, प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था। लेकिन केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, उसमें ये बात बोली जाती है कि नहीं, प्रेम्बल क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन और बन सकता है, आपको ये बात भी कि क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि बेरुबरी केस पहले आया था या फिर आपका केशवानंद भारती केस पहले आया था। तो आपको पता होना चाहिए बेरुबरी केस जो था वो 1960 में आया और फिर 1973 में हमारा केशवानंद भारती केस है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओ, और आप लोग भी लिखना इसमें, कि बेरुबरी केस, क्लास के बाद आपसे पूछता हूँ कि बेरुबरी केस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड था। ओके, ये बताना आप एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भाई गलत स्टेटमेंट बतानी थी आपको। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज। हाँ ठीक है भाई, 3 तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती है। सही है कि भाई हाँ 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा अमेंड किया जा सकता है, चाहे वो सिंपल मेजोरिटी हो गया, स्पेशल मेजोरिटी हो गया, स्पेशल मेजोरिटी में विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ओके, इन 3 तरीके से कर सकता है। अगर हम लोग आर्टिकल 368 की बात करें तो इन पार्ट 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 है वो हमारा पार्ट कौन से पार्ट में, वो 20वें पार्ट में। ओके,
तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो हो गलत हो जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। ये बिल्कुल सही है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपने बात पढ़ी होगी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है नाइदर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से अमेंड की जा सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनमें स्टेट्स की मंजूरी की जरूरत होती है, वहां से उसको रेटिफाई किया जाता है, तो वो एक टफ प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए ये बात बोली गई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड, ओके, वो बल्कि उन दोनों का मिक्सचर है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। आगे आ जाते हैं। Consider the following statement regarding the fundamental duties. Okay, 51AC to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. यहां पे इंपॉर्टेंट ये बात आ जाती है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल 51AH टू डेवलप दिस साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट एंड इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये आपको ए से लेके आपको जितनी भी GS तक जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 की 11 जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आर्टिकल किस आर्टिकल से रिलेटेड है। दोनों ये सही है तो हमारा यहाँ पे ये आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, हम लोगों ने आपको इसमें सोल्यूशन में प्रोवाइड भी करवा दिया है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। Which of the following statement regarding fundamental duties is not true? Okay, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? The idea of fundamental duties was borrowed from the constitution of erstwhile USSR से लिया गया था। बिल्कुल ठीक, हमने सोर्सेज में ही पढ़ा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ से ली गई हैं, वो USSR से ली गई। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारी जो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई थी, जो राइट टू एजुकेशन बना था। ओके, ऑल ड्यूटीज आर मोरल, नहीं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमारी मोरल के साथ साथ वो सिविक भी हैं। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जिनके मोरल ड्यूटीज पे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, लेकिन सिविक ड्यूटीज अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो वहां पे लॉ में पनिशमेंट के प्रावधान मेंशन है। ओके, जैसे आप अगर नेशनल फ्लैग को हर्ट करते हो या उसका इंसल्ट करते हो तो वहां पे वो एक सिविक ड्यूटी है, वहां पे आपको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो सारी जो ड्यूटीज हैं वो मोरल नहीं है, वो सिविक भी है। ओके, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प कोर्ट्स वेरीफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। सही बात है कि कई बार क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज भी हेल्प करती हैं कोर्ट्स को वेरीफाई करने में लॉ को। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड्स, आप लोगों ने आर्टिकल 12 पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 12 में ये चीज मेंशन की गई है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टेट में इंक्लूड होती हैं या स्टेट डिफाइन करता है। तो आप देखोगे जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट में आप देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट लेजिस्लेचर है, वो सारी चीजें इंक्लूड, या जो PSUs है या लोकल अथॉरिटीज है, ये सारी की सारी स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड की गई है। और वो कौन सा हमारा आर्टिकल है? आर्टिकल 12। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इसका आंसर जो वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगी। ये सारी चीजें इनके साथ साथ जो PSUs हैं, गेल होगी, LIC होगी, ये भी इसमें इंक्लूड होती है। Which of the following statement is incorrect? The fundamental rights are enshrined in part 3 of the Constitution from Article 12 to Article 35। ठीक है भाई, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। Right to property was deleted from the list of fundamental duties by the 44th Amendment 1978। ठीक बात है। The fundamental rights are meant for promoting the ideal of social and economic democracy। Fundamental rights किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कौन करता है? वो हमारा DPSPs करते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। कई बार हम लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारी क्या करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, वो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं वो हमारा DPSPs करते हैं। आगे चलें, चलो भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। ठीक है भाई, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। सही बात है कि हमारे जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, जो इस बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनेबल क्लासिफिकेशंस। ओके, दीज राइट्स आर नॉट कंसिडर्ड सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट। हाँ, सही बात है, पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो समय के साथ चीजें उनमें बदलाव हुए हैं, उनमें चेंज हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, और
हमारी नीड के अकॉर्डिंग नए फंडामेंटल राइट्स भी ऐड किए गए, जैसे राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट ऐड किया गया। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ओके, तो ये इसकी जो फीचर्स हैं वो आप लोग पढ़ लेना। ओके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं या नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और डीपीएसपी जस्टिसेबल हैं या नहीं है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बता दो। आप लोगों से पूछेंगे भाई, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। फंडामेंटल राइट से इस तरह का क्वेश्चन होता है कि आपको कई बार आता है कि आपको इधर आर्टिकल दे दिया जाएगा और इधर आपसे उस आर्टिकल से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो मैच करा लिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकरेक्ट इसमें कौन सा है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हाँ आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, हमारा ये राइट टू इक्वलिटी में है। ओके, फिर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की अगर बात करें तो आर्टिकल 18, ठीक बात है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये तो आर्टिकल 15 है ना, तो हमें ये याद रखना है आर्टिकल 16 नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमारा आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है। ओके, तो ये चीजें हमें बात करें। आर्टिकल 16 में क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो वो हमारा आर्टिकल 16 है। चलो आगे आ जाते हैं। वही इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चन इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और चीजें आइडेंटिफाई करो ताकि गलतियां कम हो। यहाँ पे भी सेम आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं और आपको दिया गया हुआ है कि कौन सा आर्टिकल किस चीज से। आर्टिकल 19A की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सही बात है। आर्टिकल B 15 एसोसिएशन नहीं, असेंबली से रिलेटेड है हमारा। आर्टिकल 19(1)C जो है वो हमारा एसोसिएशन से रिलेटेड है। आर्टिकल डी की अगर बात करें 19(1)D की, वो मूवमेंट से, और ई में, सॉरी ई में नहीं है, हाँ जी में हमारा प्रोफेशन है। ई में आप देखोगे तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की बात करें। एफ यहां से मूव कर दिया गया था जो कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको मूव कर दिया गया था। ओके, कौन सा अमेंडमेंट था वो भी आप मेंशन कर दो कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी वाली जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट है उसको फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया था। Which of the following fundamental rights are available only to citizens and not to foreigners? Okay, आपको अगर आप याद करना 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, वो फॉरेनर्स के लिए नहीं है। 15, 16, 19, 29 और 30, ये आप याद कर लो। ओके, ये ऐसे हैं जो हमारे सिटीजन्स के हैं। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, ये फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन आर्टिकल 16 जो है वो हमारा वो, और ये आर्टिकल 16 कौन सा था, जो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ओके, तो ये देख लिया, हमें ये आर्टिकल्स हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 15, 16, 19 और हमारा 20 और सॉरी आर्टिकल 29 और 30। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। आपको सबसे पहले दो चीजें पता होनी चाहिए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है। ये दो चीजें हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। तो ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जहां पे रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, जहां पे रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, वो हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं अभी 2 मिनट इस पे लगा देते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की अगर हम लोग बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में बात यह है कि सबके लिए बराबर लॉ होगा, चाहे आप हायर रैंक पे हो चाहे आप लोअर रैंक पे हो। अगर आपने कोई क्राइम कर दिया गया तो सेम लॉ आप पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने कहां से लिया है, ब्रिटिश ओरिजिन कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये जो है ये थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और इसमें क्या बात की गई कि यहां पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, मतलब जैसे SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया तो वो इसी कॉन्सेप्ट के तहत दिया गया। ओके, यहां पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। ओके, तो ये कहां से लिया गया था, हम लोगों ने अमेरिका से लिया था। Which article under the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? ओके, तो आपको आर्टिकल 23 और 24 आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 23 और 24 वो डायरेक्टली चिल्ड्रन से या फोर्स्ड लेबर
बॉन्डेड लेबर की अगर बात करते हैं तो उससे रिलेटेड है, तो हमारा आंसर इसमें 4 हो जाएगा। बाकी आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे आर्टिकल 13 में लॉज की बात करते हैं कि कौन से लॉज इनवैलिड हो जाएंगे, आर्टिकल 28 में रिलीजन से रिलेटेड है, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लिख लो एक जगह पे और उनको याद कर लो कौन सा किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है और वहां पे वो मैच कराता है। आगे according to article 25 article 25 of the constitution, right to freedom of religion is not subjected to। आप आर्टिकल 25 में हम लोग बात करते हैं तो 3 ऐसी चीजें दी गई हैं जहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि वहां पे आप चीजें प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और वो कौन कौन सी चीजें हमारी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो ये 3 चीजें हैं, ह्यूमनिज्म इसमें नहीं होता। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही बताना था कि कौन सा इसमें नॉट रिलेटेड है, उससे रिलेटेड नहीं है। अगर हमें कोई भी चीज़ें प्रोफेस करनी है तो हमें इम्पोज ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ, यहाँ पे सर्टेन लिमिटेशंस है, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, तो हमारा पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये आपको याद रखने हैं तीनों वर्ड। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया असर्शन में दे रखा है कि आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज। सही बात है, बिल्कुल। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी टर्म को डिफाइन नहीं किया गया पर्टिकुलरली कि हाँ ये माइनॉरिटी की डेफिनेशन होती है। रीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। हाँ सही बात है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है या फिर जो माइनॉरिटीज को अगर रिकॉग्नाइज किया गया है तो 2 बेसिस पे किया गया है, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे और रिलीजन बेसिस पे। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट जो इसका जो रीजन है वो दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये अलग बात है कि माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन की बात की गई है कि किन बेसिस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज किया वो हमारा लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज है। ओके, आगे आ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। Which of the consider the following statement about Article 21A, right to education? It mandates the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years। सही बात है, बिल्कुल। Okay, it was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002। Okay, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारे, तो ये हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हमारे इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21A में क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। ये 35 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें है 50 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो करंट अफेयर्स और क्या बोलते हैं उसके मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं, वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके होते हो। जहाँ कोई भी डाउट आता है तो आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हो, या लाइब्रेरी में जब आप लोगों के पास आए तो आप पूछ लेना उनसे रिलेटेड। तो आज हमारा डे 57 था, जो कि कंप्लीट होता है। अब कल आप लोगों के साथ मिलते हैं 58 डे में। और पॉलिटी का भी, इंडियन पॉलिटी का भी, स्टेट पॉलिटी का भी, या फिर हर सब्जेक्ट की फैक्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ऑलरेडी हिस्ट्री और स्टेट पॉलिटी पे तो चल ही रहा है, जल्दी ही आप लोगों के सामने फैक्ट सीरीज आएगी, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, ज्योग्राफी की। तो मिलते हैं, बाकी जो आप लोगों के सजेशन है हम लोगों को बताते रहिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।